नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे नोजिया और वोमिटिंग के बारे में। दोस्तों, नोजिया एक वोमिटिंग, नोजिया होना यानी कि घबराहट और वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, ये कोई बीमारी नहीं होती। यह सिर्फ एक लक्षण होते हैं जो किसी अन्य कारण से हो सकते हैं। जैसे कि घबराहट कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि उसके कई सारे कारण होते हैं घबराहट होने के। आपको गैस बन रही हो, गैस की समस्या हो, या बीपी हाई हो गया हो, या कोई टेंशन हो जिसकी वजह से आपको घबराहट हो सकती है, या फिर वोमिटिंग भी कई कारण से होती है। उनमें से सबसे कॉमन कॉज होता है जीआईटी, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाना, फॉरेन बॉडी का आ जाना, या डाइजेशन अच्छे से ना होना, गैस बन जाना, ये सारी समस्याएं होती हैं वोमिटिंग की। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नोजिया या घबराहट और वोमिटिंग के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो वोमिटिंग क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और जो एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट देते हैं वो एलोपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा हमारे होम्योपैथी में कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिससे इन समस्याओं को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जब हम कोई खाना खाते हैं तो जो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, वहाँ जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं या वाटर होता है, वो ओरली मुंह के द्वारा बाहर आ जाते हैं। उसे हम वोमिटिंग कहते हैं, उल्टी कहते हैं। कॉमन सिम्टम होता है, अधिकतर कभी न कभी किसी न किसी की लाइफ में हमेशा होता ही रहता है। इन्फेक्शन या अदर कॉज होते हैं, इसके कारण होते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है जीआईटी ट्रैक्ट में, या कोई दूसरे कारण होते हैं जिसकी वजह से जीआईटी जो कंटेंट्स होते हैं, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो कंटेंट होता है वो मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेबल फूड होते हैं, जो ऐसा फूड पार्टिकल जो हम खाते हैं लेकिन पूरी तरीके से पचता नहीं है या डाइजेस्ट नहीं हो पाता पेट में, जब हमें उल्टी आती है, वोमिटिंग आती है, तो वो वोमिटिंग के द्वारा मुंह से बाहर आ जाता है। ऐसे डायरिया वाली कंडीशन में भी होता है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं तो अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल होते हैं वो स्टूल के द्वारा बाहर आने लगते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इनके क्या कॉज हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। नोजिया यानी कि जी घबराना, मिचली होना, और वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना, या वमन, जिसको वमन भी बोलते हैं कई लोग, उल्टी होना, ये कई सारे कारणों से हो सकता है। जो सबसे ज़्यादातर कॉमन कारण होता है वह होता है नोजिया वोमिटिंग का इंडाइजेशन होता है। जो अपच बोलते हैं, हम उसको हिंदी में अपच बोलते हैं, उसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। नोजिया वोमिटिंग का एक बहुत ही कॉमन कॉज होता है। इसके अलावा मोशन सिकनेस, यानी कि कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, बस में जाते हैं, कार में जाते हैं, उनको मोशन सिकनेस यानी कि कार में बैठने से, चलने से वोमिटिंग होने लगती है या जी घबराने लगता है, यह भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति को मॉर्निंग सिकनेस होती है, ये मैक्सिमम प्रेग्नेंट लेडीज को देखने को मिलती है। जब कोई प्रेग्नेंट लेडी सुबह सोकर उठती है तो उसका जी मिचलाने लगता है, उल्टी आने लगती है, और कई बार तो उल्टी हो भी जाती है। इसके अलावा हो सकता है कि अभी कुछ मेडिसिन चल रही हो, कुछ ट्रीटमेंट आप ले रहे हो किसी बीमारी का, उसकी वजह से, वो मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से या मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ रेयर कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। उनमें से सबसे पहला है इन्फेक्शन। यदि आपको जीआईटी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है तो आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, जिससे आपको गैस बनने की वजह से होता है। इसके अलावा एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस यानी कि जो आपके स्टोमक में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होने लगती है। गैस्ट्रिक रिटेंशन होता है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल है, डाइजेस्टिव चीज़ें होती हैं वो इंटेस्टाइन में नहीं आ पाती हैं और गैस बना के ऊपर यानी कि ओरली बाहर निकाल देती हैं।
इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, आंतों में कोई रुकावट हो जिससे आंतों का जो मूवमेंट होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो मल के द्वारा जो चीज़ बाहर आनी चाहिए वो बाहर ना करके मुंह के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसके अलावा एक कॉमन कॉज होता है जो कि होता है फूड पॉइजनिंग। ये फूड पॉइजनिंग कई सारे लोगों को देखने को मिलता है, स्पेशली बरसात के मौसम में होता है। आप कहीं बाहर अनहाइजीनिक फूड पार्टिकल फूड खा लेते हैं जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो आपके आंतों में चला जाता है और आपको डायरिया, लूज मोशन और घबराहट होना, साथ ही वोमिटिंग होना, ये सारी सिम्टम देखने को मिलते हैं। फूड पॉइजनिंग बहुत ही कॉमन होता है बरसात के मौसम में, स्पेशली ऐसे लोगों जो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और सिर में कोई चोट लगी है तो हेड इंजरी की वजह से भी नोजिया वोमिटिंग की जो सिम्टम है वो बार बार रिपीटेडली आते रहते हैं। कारण होता है कि हेड इंजरी की वजह से सिर में ब्लड के क्लॉट जम जाते हैं जिसकी वजह से उसको जी में यानी घबराहट होती रहती है और वोमिटिंग भी होने लगती है। और सबसे कॉमन कारण होता है पीलिया। ये पीलिया केस में यदि किसी व्यक्ति को पीलिया की प्रॉब्लम हो गई है या जॉइंटिस की समस्या हो गई है तो उसको भी एक लक्षण होता है, नोजिया वोमिटिंग एक लक्षण होता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसके नोजिया वोमिटिंग जब हम लोगों को होती है तो हमें हमारी बॉडी में क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को घबराहट हो रही है और उल्टी हो रही है तो एक कॉमन सिम्टम उस व्यक्ति में देखने को मिलता है कि उसका पेट दर्द भी हल्का हल्का होने लगता है, कि वो बताता है कि पेट के नाभि के चारों तरफ या नाभि के नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं पे उसको पेट दर्द हो रहा है। ऐसा लक्षण बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है नोजिया वोमिटिंग वाले पेशेंट में। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को जीआईटी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है जो और उसकी वजह से उसको जो वोमिटिंग हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को फीवर भी देखने को मिलता है इन्फेक्शन की वजह से। यदि किसी व्यक्ति को बार बार वोमिटिंग और जी घबराता रहता है, नोजिया होती रहती है तो उसको हल्का हल्का सिर दर्द भी बना रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को चक्कर भी महसूस होते हैं, उसको व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, सारा सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो उसको घूमता हुआ महसूस होता है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, नोजिया हो रहा है तो उसकी जो पल्स रेट जब आप चेक करते हैं बहुत तेज उसको चलती हुई दिखाई देती है, ऐसे बहुत तेज उसकी पल्स भाग रही हो। साथ ही ऐसे व्यक्ति में आपको डिहाइड्रेशन कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी वो कुछ खाता पीता है तो उसको तुरंत वोमिटिंग हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन की समस्या डेवलप हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से उसका माउथ सूखने लगता है, यानी मुंह सूखने लगता है, होंठ चपकने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको सीने में दर्द महसूस होने लगता है, ऐसा लगता है कि उसको सीने को दबा रहा हो। और जब आप उसका बीपी चेक करते हैं तो उसका बीपी आपको कम देखने को मिलता है। जैसे जिस व्यक्ति को नोजिया और वोमिटिंग हो रही है तो उसको पल्स तो हाई मिलती है लेकिन उसकी जो बीपी है वो उसको बीपी जब आप करते हैं तो बीपी हमेशा उसका लो ही मिलेगा, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है पेशेंट को कि उसको नींद आ रही है और बेमनसा बैठा रहता है और लेटा रहता है, उसे थका थका सा महसूस होता रहता है। ऐसे व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता, हमेशा उसका मन इसी में लगा रहता है कि उसे घबराहट हो रही, वोमिटिंग हो रही, चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, सारे लक्षण में उसका दिमाग घूमता रहता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इससे पहले हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, कि हम इसके ऐसा यदि हमारे पास ऐसा व्यक्ति आता है, हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि घबराहट हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो हमें उसको पेशेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो उसमें यदि किसी व्यक्ति को नोजिया और वोमिटिंग बार बार हो रही है, लगातार हो रही है, तो सबसे पहले तो आप उसे आराम से एक जगह पर लिटा दें या बिठा दें, उसे चलने फिरने में मना कर दें। यानी कि यदि गाड़ी चला रहा है, सफ़र कर रहा है तो उसे एक जगह बैठने के लिए कहें, सफ़र बिल्कुल भी ना करें, हो सके तो उसको आराम से लेटने की सलाह दें। दोस्तों एलोपैथी में इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, सिर्फ लक्षणों के आधार पर जो पेशेंट को जैसे लक्षण आते हैं उसी हिसाब से उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि नोजिया और वोमिटिंग के कई सारे कारण हो सकते हैं, उसी आधार पे यानी कि लक्षणों के आधार पे इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इंडाइजेशन की वजह से नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो उसे हम ओंडम मेडिसिन देते हैं। ओंडम जो मेडिसिन होती है वो वोमिटिंग को तुरंत रोकने का काम करती है। ओंडम MD 4 mg की टैबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है एलोपैथी मेडिसिन
होती है, एलोपैथी डॉक्टर इसको मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं वोमिटिंग के केस में। इसके अलावा यदि उसको इंडाइजेशन है और गैस बन रही है तो उसके लिए कई सारी जो पेंटाप्रोजोल हुई, लेवेप्राजोल हुई, डोमपेराडोन हुई, इस प्रकार की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, कैप्सूल प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और एक एंटासिड प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि जेलोसिल हुआ या फिर ओमिजेलोसिल होता है या एसलॉक होता है, उसका भी एमपीएस आता है, या डाइजिन हो गया। इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है एलोपैथी प्रैक्टिशनर के द्वारा। साथ ही यदि किसी पेशेंट को पेट में दर्द रहता है तो पेट दर्द के लिए भी कई सारी एलोपैथी मेडिसिन आती हैं, जैसे कोलेस्पास हुआ, मेफ्टालिस्पास हुआ, इस प्रकार की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। मोस्टली इन्हीं दवाइयों से पेशेंट ठीक हो जाता है। ये सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती हैं। भले ही कोई भी कारण रहा हो, किसी भी वजह से पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो रही हो, लेकिन ये कॉमन मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं। यदि पेशेंट इन मेडिसिन को लेता है तुरंत तो उसको आराम मिल जाता है, लेकिन जो उसका कारण होता है वो ठीक नहीं होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत पहले चोट लगी थी, बहुत पहले उसका एक्सीडेंट हुआ है, सिर में चोट लगी थी, क्लॉट जमा हुआ है, उसको नोजिया वोमिटिंग हो रही है, तो आपने जो पेशेंट को ये मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, उससे उसको तुरंत तो आराम मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको आराम नहीं मिलता है। पेशेंट पूरी तरीके से क्योर नहीं होता। इसके उसको ये लक्षण थोड़े थोड़े गैप के बाद आते रहते हैं, प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन एलोपैथी में सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, इसके अलावा भी और भी कई सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। यदि इतने में ही पेशेंट को आराम मिल जाता है तो सफिशियंट, इतना ही 2 या 3 दिन मेडिसिन उसको खिला के छोड़ देते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 4 या 5 दिन में आराम नहीं मिलता है तो इसके अलावा जो आगे का ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टर के द्वारा या एलोपैथी प्रैक्टिस के द्वारा आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाता है। उसके लिए एक एंटासिड हुआ या एक कैसी गोली हुई, पेंटाप्रोजोल, रेविप्राजोल, डोमपेराडोन, इसके कॉम्बिनेशन चलाए जाते हैं। फिर इधर में जेरोडोल स्पास, कोलेस्पास, मेफ्टालिस्पास, इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन पेशेंट को दिया जाता है। यदि प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए प्रेगनेंसी के लिए अलग से मेडिसिन होती है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो प्रेगनेंसी की जो मेडिसिन होते हैं, प्रेगनेंसी के समय पेशेंट को जब प्रॉब्लम होती है उसकी जो मेडिसिन होती है वो अलग मेडिसिन होती हैं, वो गायनिकोलॉजिस्ट को ही जानकारी होनी चाहिए। यदि एक इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा तो लोगों को कॉमन जानकारी हो जाती है और लोग अपने मन से सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं, जो बहुत ही घातक होता है। सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना चाहिए, खासतौर से एलोपैथी में, क्योंकि एलोपैथी में बहुत सारी मेडिसिनों के साइड इफेक्ट भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और प्रेगनेंसी में यदि आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो पेशेंट को तो नुकसान होता ही होता है, साथ में जो बच्चा पल रहा होता है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रेगनेंसी में यूज होने वाली मेडिसिन की चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ कॉमन मेडिसिन बता रहा हूं जो सामान्य पेशेंट को दी जाती हैं। उसका यदि इतनी मेडिसिन से आराम नहीं मिलता तो इसके साथ कुछ इंजेक्शन पेशेंट को दिए जाते हैं, जैसे कि बायोन 12+ में एक इंजेक्शन होता है, वो पेशेंट को दिया जाता है वोमिटिंग को रोकने के लिए। बायोन 12+ में विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन B1, B6, B12 तक सारे विटामिन होते हैं। इसके अलावा रेनिट्रीडिन का इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है, या पेंटॉप का इंजेक्शन भी पेशेंट को दिया जाता है। उसको पेंटॉप का इंजेक्शन देने से पेशेंट को गैस की जो समस्या होती है उसमें तुरंत आराम मिलता है। फिर भी पेशेंट यदि ठीक नहीं होता है तो जरूरत पड़ने पर उसे 5% ड्रिप चढ़ाई जाती है, उसमें पेंटॉप इंजेक्शन मिला दिया जाता है। एक ड्रिप चढ़ाने से उसको बहुत आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है, वोमिटिंग उसकी बंद हो जाती है। दोस्तों, ये था एलोपैथी ट्रीटमेंट। लेकिन अब मैं आपको जानकारी देता हूँ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, क्योंकि जो एलोपैथी मेडिसिन मैंने आपको बताई है वो लॉन्ग टर्म आप यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और शॉर्ट टर्म आप यूज करते हैं तो आपकी जो बीमारी है, जो कारण है बीमारी का, वो कारण जो होता है वो ठीक नहीं होता है। सिर्फ जो वोमिटिंग हो रही है उसमें आपको आराम मिल जाता है, कुछ समय के लिए आराम मिलता है, हमेशा के लिए आराम नहीं मिलता है। सिर्फ जब तक दवाई का असर रहता है तब तक आपको आराम मिल जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को क्रॉनिक कंडीशन है, उसको नोजिया वोमिटिंग हो रही है, तो थोड़े समय के बाद या एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के हफ्ते में 1 दिन कभी भी आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकती है।
दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जिसका आप लंबे समय तक भी यूज करेंगे तो इसके कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। आराम से आप लंबे समय तक इसका यूज कर सकते हैं। और आपको कोई भी कारण है तो जो कारण भी जिस वजह से आपको नोज़िया वोमिटिंग आ रहे हैं उन कारणों को भी धीरे धीरे करके ठीक कर देती है, जिससे आप लॉन्ग टर्म यूज करने से कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है, ऐसे पेशेंट को दी जाती है जो कि एनीमिक होते हैं और जो खाने पीने से उनको आराम मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति को नोज़िया वोमिटिंग हो रही है, वो खाली पेट कई लोगों को गैस बन जाती है जिसकी वजह से नोज़िया और वोमिटिंग होने लगती है। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ खा लेते हैं तो उसको ऐसे व्यक्तियों को आराम मिल जाता है। ऐसे व्यक्तियों को लैक्टिक एसिड 30 CH पोटेंशियल में यूज करनी चाहिए 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है नोज़िया के लिए सीपिया। सीपिया 30 CH पोटेंशियल में आपको यूज करना चाहिए। यह स्पेशली लेडीज लोगों को दी जाने वाली मेडिसिन है जिनको मॉर्निंग सिकनेस होती है। प्रेगनेंट लेडी भी इसको आराम से यूज कर सकती हैं, उनमें कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। यदि किसी पेशेंट को सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही घबराहट होने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है या महसूस होने लगता है कि जो वोमिटिंग सी महसूस होती है, वोमिटिंग होती नहीं सिर्फ महसूस होती है, तब भी आप सीपीए मेडिसिन 30 CH पोटेंशियल में ले सकते हैं 2-2 बूंद दिन में 2 से 3 बार। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को घबराहट यानी कि नोज़िया के साथ साथ वोमिटिंग भी आ रही है, उस कंडीशन में थैरेडियोन 30 CH पोटेंशियल में यूज करना चाहिए 2-2 बूंद दिन में 2 से 3 बार। यदि किसी व्यक्ति को जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर व्यक्ति के पास बैठने से नोज़िया या घबराहट होने लगती है और वोमिटिंग होने लगती है, तम्बाकू की स्मेल से या एल्कोहल की स्मेल से ये सारी प्रॉब्लम होने लगती, घबराहट या वोमिटिंग होने लगती है, उनके लिए टबैकम मेडिसिन है, बहुत ही यूजफुल मेडिसिन होती है। टबैकम 200 CH पोटेंशियल में दिन में 2 बार यूज करना चाहिए 2-2 बूंद दिन में 2 बार। यदि किसी व्यक्ति को खाना खाने के बाद घबराहट होती है, उल्टी आती है और फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसके लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फूड पॉइजनिंग के लिए भी बहुत ही रामबाण दवाई है आर्सेनिक एल्बम। इसे आप 30 CH पोटेंशियल में 3 से 4 बार यूज करें 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार। डाइट टंग पर आप यूज कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को प्रेगनेंसी में वो वीक डाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, इसके अलावा गैस बहुत ज़्यादा बनती है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, घबराहट होती है, वोमिटिंग सी आती है, प्रेग्नेंट लेडी कार्बोवेट मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और यूजफुल मेडिसिन कार्बोवेट 30 CH पोटेंशियल में। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको वोमिटिंग आ रही है लेकिन वोमिटिंग होती नहीं है, साथ ही उसको घबराहट भी हो रही है, तो उसे नक्स वोमिका 30 CH पोटेंशियल में यूज करना चाहिए 2 से 3 बार 2-2 बूंद डाइट टंग पर। यदि किसी व्यक्ति को लगातार थोड़े थोड़े अंतराल में घबराहट हो रही है और साथ ही उसको वोमिटिंग भी हो रही है, लगातार हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को इपिकॉक 30 CH पोटेंशियल में यूज करना चाहिए। इसे 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए, डाइट टंग पर ले सकते हैं। जो इपिकॉक का पेशेंट होता है वो किसी भी मेडिसिन से उसको आराम नहीं मिलता है, वोमिटिंग हर घंटे हर आधे घंटे में उसको वोमिटिंग घबराहट होती रहती है। अगर एक्यूट कंडीशन है यानी कि अभी अभी आपको तुरंत वोमिटिंग हो रही है, तो आप इस इपिकॉक मेडिसिन को हर 15 से 20 मिनट में भी रिपीट कर सकते हैं 30 CH पोटेंशियल में। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जब तक कि आपकी वोमिटिंग बंद ना हो जाए तब तक आप हर 10 मिनट में इस मेडिसिन को लेते रहें। जब आपकी वोमिटिंग में आपको आराम मिल जाए तो धीरे धीरे इसका गैप टाइम बढ़ाते रहें, मतलब 10 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से 40 मिनट, 40 मिनट से 1 घंटे, ऐसे टाइम बढ़ा के मेडिसिन को आप बंद कर दें। आप इन मेडिसिन को अगर लगातार लेते हैं तो आपके जो कारण होते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन का कारण हुआ, कॉन्स्टिपेशन का कारण हुआ, या मॉर्निंग सिकनेस का कारण हुआ, या हेड इंजरी के कारण हुआ, इनकी वजह से आपको नोज़िया वोमिटिंग हो रही है तो इन कारणों को ये मेडिसिन ख़त्म कर देती है, जिससे लॉन्ग टर्म आप यूज करें इन मेडिसिनों को तो आपको क्रोनिक कंडीशन है वो ठीक हो जाती है। साथ ही दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको वोमिटिंग और नोज़िया हो रही है लेकिन आपको कारण पता नहीं है कि किस वजह से आपको वोमिटिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, तो आप सिंपली एपिकॉक 30 CH पोटेंशियल में भी यूज कर सकते हैं लंबे समय तक, तो आपको आराम मिल जाता है। इपिकॉक के अलावा आप चाहें तो साइलिसिया 3x या 30 CH पोटेंशियल में या 3x पोटेंशियल में यूज कर सकते हैं। साइलिसिया ही बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वोमिटिंग के लिए, स्पेशली यदि आप 3x पोटेंशियल यूज करते हैं तो बहुत ही यूजफुल मेडिसिन साइलिसिया 3x है।
दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने कॉमन मेडिसिन बताई हैं जो कि वोमिटिंग और नोजिया के केस में चलती हैं। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। एक बात और दोस्तों कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी मेडिसिन बताता हूँ वह सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही बताता हूँ। अपने मन से किसी भी दवा का सेवन ना करें। अब यदि आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो आपके आसपास जो भी बेस्ट से बेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर हो उसके पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे उस मेडिसिन को आप यूज करें तो आपको बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।